इजराइल दौरे के आखिरी दिन आज प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के साथ वो डील करते नजर आए जिससे मुनीर और शहबाज की रातों की नींद उड़ गई है। दोनों देशों के बीच करीब $10 बिलियन यानी करीब 83,000 करोड़ की डिफेंस डील हुई है, जो दुश्मन देशों के लिए किसी डेथ वारंट से कम नहीं। इसमें आधुनिक मिसाइल, ड्रोन इक्विपमेंट्स शामिल हैं। इतना ही नहीं बल्कि पीएम मोदी ने अपने बयान से आतंकवाद पर जोरदार प्रहार किया। साथ ही 2 टूक संदेश देते हुए कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार नहीं। आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी ने ये भी बता दिया कि भारत और इजराइल मिलकर आतंकवाद को खत्म करेंगे। यानी साफ तौर पर आतंकिस्तान के जनरल मुनीर को चेतावनी है कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा। भारत और इजराइल के बीच संभावित रक्षा समझौते के बीच रक्षा क्षेत्र के शेयरों में लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विदेश दौरा काफी तूफानी है, क्योंकि इस दौरे में न वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए तूफानी निवेश लाने में सफल होते दिख रहे हैं, बल्कि जापान की तूफानी तकनीक की बारीकियों को भी देख रहे हैं। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे फास्ट मैग्लेव ट्रेन में सफर भी किया। सफर के दौरान ट्रेन की एवरेज रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति घंटा रही। और ये वो ट्रेन है जिसमें न इंजन है, न पहिए हैं और रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति घंटा की है। इसका नाम है मैग्लेव ट्रेन, जिसकी परीक्षण यात्रा में आज सीएम योगी शामिल हुए। देखिए इस ट्रेन में सवार होकर सीएम योगी कितने खुश हैं। ये ट्रेन 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। शुरुआत 200-250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हुई और चंद सेकंड में ही ये ट्रेन की रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति घंटे के पार कर गई। सीएम योगी ने भी ताली बजाकर रफ्तार के रोमांच का स्वागत किया। 10 मिनट में करीब 100 किलोमीटर की यात्रा तय की। यानी 120 किलोमीटर की यात्रा को हम लोगों ने कुछ ही मिनटों में तय कर दिया। ये यात्रा सीएम योगी के जापान दौरे की हाईलाइट मानी जा सकती है, क्योंकि योगी जापान से उत्तर प्रदेश में तूफानी इन्वेस्टमेंट जुला रहे हैं। 450 से 500 निवेशक और वित्तीय संस्थानों के चेयरमैन और सीईओ इन दोनों कार्यक्रमों में आए। जापान दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात जापानियों से हुई है। हिंदू जापानी हैं, जिन्होंने उन्हें संस्कृत में श्लोक भी सुनवाए, भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी दी, जिसे देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दंग नजर आए। सीएम योगी यामानाशी शहर जा रहे थे। रास्ते में भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात हुई, जो सफेद कपड़ों में थे। उनके लिए गिफ्ट लाए थे। ये सब भारत से हो ना हो, लेकिन इनकी विचारधारा बिल्कुल सनातनी है। तभी तो बच्चे ने सीएम योगी के पैरों में साष्टांग प्रणाम किया। शायद सीएम योगी को भी अंदाजा नहीं रहा होगा। सीएम ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा, उसे आशीर्वाद दिया। बच्चे ने हाथ जोड़कर सीएम को श्लोक सुनाया। भवानी सहितम नमामि। जापान में सनातन बच्चे तक सीमित नहीं था, यहाँ तो पूरी अयोध्या बसी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की गूंज जापान के टोक्यो में भी देखने को मिली। यहाँ बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री योगी के बुलडोजर मॉडल से प्रभावित नजर आए, और इतने ज्यादा प्रभावित कि योगी का स्वागत करने बुलडोजर लेकर ही पहुंच गए। और जापान की इन तस्वीरों ने बता दिया कि योगी का जो बुलडोजर यूपी समेत पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी हिट है। जिस बुलडोजर मॉडल की भारत में मिसालें दी जाती हैं, वो बुलडोजर अब जापान में भी पहुंच गया है। जापान की तस्वीरें हैं और जापान की तस्वीरों में आपको बुलडोजर नजर आ रहा होगा। साक्षात जो है यहाँ पर बुलडोजर लाया गया है। जापान में एक तरफ योगी यूपी के लिए लाखों करोड़ों के निवेश लाने में जुटे हैं, तो वहीं पर बहुत से लोग योगी के बुलडोजर मॉडल से प्रभावित नजर आ रहे हैं। इतने प्रभावी कि योगी का स्वागत बुलडोजर से करने की तैयारी की। अगर बुलडोजर ना होता तो हमें ऐसा लगा कि योगी जी अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि उनका नाम बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, जापान में बने राम मंदिर के बाहर भगवा में योगी की तस्वीर भी लगाई गई, उस पर भी बुलडोजर दिख रहा है। मतलब साफ है कि योगी का बुलडोजर मॉडल दुनिया भर में सुपरहिट है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर देश दुनिया में क्यों इतना मशहूर है, ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से आई तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है, जहां अवैध निर्माण और अवैध कब्जे पर जब बुलडोजर चलता है तो जमीन समतल होने में देर नहीं लगती। अब इन 2 तस्वीरों को ही देखिए। एक तस्वीर मेरठ की है तो दूसरी महोबा की। दोनों ही जगह पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटाया गया। मेरठ के मवाना में एक साथ 4 बुलडोजर अवैध निर्माण को उठा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर गलत तरीके से निर्माण किया गया था। बार बार नोटिस देने के बाद जब बिल्डर ने नहीं हटाया तो बुलडोजर ने चंद मिनट में इसे मिट्टी में मिला दिया। महोबा में भी भूमाफिया ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान बना दिया था, जिसे आज बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया था।
सीएम योगी का साफ साफ निर्देश है कि उत्तर प्रदेश में जो भी अवैध होगा वो समतल होगा, भूमाफिया के कब्जे से मुक्त होगा। बिहार के अररिया से गृह मंत्री ने आज ऐलान कर दिया कि घुसपैठियों को सिर्फ वोटर लिस्ट से ही नहीं हटाएंगे बल्कि देश से बाहर भी फेंक देंगे। घुसपैठियों के पास सिर्फ 72 घंटे का ही समय है, वो अपने देश वापस लौट जाएं, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए फिर तैयार रहे। अमित शाह ने घुसपैठियों को सीधे सीधे फाइनल वार्निंग दे दी है। एक एक घुसपैठियों को चुन चुनकर भारत की धरती से बाहर फेंक देंगे। एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करें। घुसपैठ जड़ से खत्म करने के लिए 3 दिन में अधिकारियों के साथ मिलकर शाह ऐसा दमदार प्लान बना रहे हैं। हम एक कार्य योजना बना रहे हैं। 72 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद सबसे पहले जो एक्शन होगा वो है अतिक्रमण हटाना। सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं, वो सारे के सारे अतिक्रमण सबसे पहले ये अभियान के अंदर दूर कर दिए जाएंगे। प्लान का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम ये घुसपैठियों को चिन्हित करना। भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम भी हम यहाँ से शुरू करेंगे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने मदरसे को आतंकवादी बनाने का सेंटर बता दिया और इसके बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया। और तो और मौलानाओं ने अब नितेश राणे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नितेश राणे ने मदरसों पर ऐसा बम फोड़ा कि सियासत हिल गई। तो ये मदरसे जो है ना, ये आतंकवादी तैयार करने के अड्डे, इसमें शिक्षा और इसका कुछ संबंध नहीं। इस बयान के बाद मौलानाओं और विपक्ष में जैसे भूचाल आ गया हो, उन्होंने नीतीश राणे को घेर लिया। भारतवर्ष के किसी मदरसे में टेररिज्म एक्टिविटी होती ही नहीं है। अगर वो उनको चाहिए तो एक मदरसे में या 10 मदरसे में CCTV लगा दो और वहाँ एक कमरा भी दिला देंगे आपको, खाने का भी दिला देंगे आपको, वहाँ रहो और चेक करो। बड़ा सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही है और हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं। क्या उनको ये पता नहीं कि देश में क्या हो रहा है? संविधान सबको इक्वलिटी की बात करता है। अब ये नीतीश राणे को झूठ बोलने की आदत सी पड़ गई है। जिस बयान से इतना कोहराम मचा है, नीतीश राणे ने वो बयान सावंतवाड़ी में एक मदरसे के वायरल वीडियो के आधार पर दिया है। होली और रमजान के मौके पर महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के नमाज की टाइमिंग पर दिए गए बयान से एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष और मौलाना नितेश राणे के इस बयान पर हमलावर हैं और इसे समाज में जहर घोलने वाला बता रहे हैं। यहाँ हिंदुओं के त्योहार बहुत बड़े पैमाने पे मनाने चाहिए, तो इसलिए थोड़े नमाज का वक्त आगे पीछे अगर हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं हो। नितेश राणे का यही वो बयान है जिसने महाराष्ट्र में सियासी तपिश बढ़ा रखी है। नितेश राणे के इस बयान को सांप्रदायिक माहौल खराब करने वाला बताया जा रहा है। नितेश राणे फिरकापरस्ती को बढ़ावा देना चाहते हैं। वो चाहते हैं गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान पहुंचे। वो चाहते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा पारा पारा हो जाए। मैं समझता हूँ जो बोला है नितेश राणे ने, वो उन्होंने गैर संवैधानिक बोला है। उन ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उधर नितेश राणे के इस बयान को यूपी के संभल में मुसलमानों ने सिर्फ सियासी बताया है। होली पे हमारी ईद मिलादुन नबी का जुलूस ही पड़ा है, होली पे मुहर्रम का जुलूस ही पड़ा है, तो कभी कहीं कोई झगड़ा या किसी चीज की बात नहीं आई। होली रमजान के मौके पर नितेश राणे के इस बयान को गंगा जमुनी तहजीब में जहर घोलने वाला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटने के बाद बीजेपी अब मिशन मोड में नजर आ रही है। सूत्रों की अगर माने तो एसआईआर पर फोकस न करने वाले 80 से ज्यादा बीजेपी विधायक आलाकमान की रडार पर हैं। चुनावी बिसात बिछने से पहले जिन विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर के काम ने रफ्तार नहीं पकड़ी, वहां के बीजेपी विधायकों पर आलाकमान अब सख्ती दिखाने के मूड में है। हालात ऐसे हैं कि 80 से ज्यादा बीजेपी विधायकों के टिकट पर खतरा मंडराने लगा है। एसआईआर पर फोकस न करने वाले विधायकों को पार्टी की तरफ से चेताया गया है कि अगर उन्होंने एसआईआर में रुचि नहीं ली, उन्हें टिकट देने के लिए पार्टी विचार भी नहीं करेगी। एसआईआर में भूमिका नहीं निभा रहे हैं, उनके टिकट पर संकट आ सकता है। एसआईआर में अपने अपने क्षेत्रों में रुचि न दिखाने वाले 80 से ज्यादा विधायकों को पार्टी की तरफ से चिताया गया है। फॉर्म जमा कराने की पावती जमा कराने के लिए पार्टी कार्यालयों से विधायकों को कहा गया है। अब तक पार्टी तकरीबन 75 लाख नए वोटर बनाने के फॉर्म भरवा चुकी है। अगली खबर बिहार के दरभंगा से, जहां हिंदू नाबालिग के अपहरण मामले में पुलिस का एक्शन नजर आया है। परिजनों के लगाए आरोप के बीच दरभंगा पुलिस ने फरार मुख्य आरोपी के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है। क्योंकि सरेंडर करने की समय सीमा बीत जाने के बाद पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंची और आरोपी सितारे नदाफ के घर पर एक्शन शुरू हो गया। देखिए बुलडोजर कैसे निर्माण को तोड़ रहा है, ग्रिल को उखाड़ रहा है। देखते ही देखते सितारे का घर गर्दिश में मिल गया। जब आरोपी के घर के अंदर की तस्वीर देखिए, हथौड़ा दनादन चल रहा है, खिड़की दरवाजे को तोड़ रहा है।
एक एक सामान को मजदूर बाहर निकाल रहे हैं। ट्रैक्टर और ट्रॉली पर सामान को रखा जा रहा है। कुर्की की कार्रवाई के बाद पुलिस घर के सामान को अपने साथ ले गई। मुस्लिम बहुल गांव में नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण कर शादी करने के बाद इलाके में तनाव है। नाबालिग बच्ची को भगा के शादी किया, जबकि वे अपने शादीशुदा और बाल बच्चेदार आदमी हैं। आरोपी ने हाल ही में दुस्साहस दिखाते हुए घर पर आकर रील बनाई और पुलिस को चुनौती दी कि पकड़कर दिखाएं। इसके बाद पुलिस ने भी सख्त एक्शन लिया है। कुर्की जब्ती कार्रवाई से साफ संदेश है कि फरार आरोपियों को किसी भी सूरत में राहत नहीं दी जाएगी। बिहार के कुछ इलाकों में बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है और इसके बाद नगर निगम और पशुपालन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है और संक्रमित इलाकों में रोकथाम के लिए एक्शन भी तेज कर दिया गया है। इस कार्रवाई के दौरान करीब 6000 बटेर और मुर्गियों को मौत के घाट उतार दिया गया और फिर 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया और मृत पक्षियों पर नमक डाला गया ताकि संक्रमण पूरी तरह से नष्ट हो सके। इस प्रक्रिया में अत्यधिक सावधानी बरती गई। सुरक्षा कर्मियों ने पीपी किट पहन रखी थी और चेहरे पर मास्क लगा रखा था। शवों को दफनाते वक्त किसी को भी पास नहीं जाने दिया गया। दफनाए जाने वाले स्थान से 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अन्य पक्षियों और मुर्गियों को भी नष्ट किया जाएगा। 1 किलोमीटर के दायरे में और कहीं भी यदि मुर्गी है पाली जाती है तो उसको भी नष्ट किया जाता है। बर्ड फ्लू तेजी से फैलने वाला रोग है। यदि समय पर नियंत्रित न किया जाए तो ये बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा सकता है। एनसीईआरटी किताब पर शुरू हुआ विवाद आज दूसरे दिन भी जारी रहा और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में बहस का एक नया ही चैप्टर खुल गया। कोर्ट ने इस मामले में एनसीईआरटी को जमकर फटकार लगाई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बहस के दौरान तीखी टिप्पणी करते हुए इसे कैलकुलेटिव मूव बताया। इतना ही नहीं, सीजीआई ने एक एक करके एनसीईआरटी पर तल्ख टिप्पणी की। कहा उन्होंने गोली चलाई और आज जुडिशरी खून बहा रही है। वहीं एनसीईआरटी की तरफ से दलील दी गई है कि वो इस केस में बिना शर्त माफी मांगने को तैयार है। सीजीआई ने कहा हमें लगता है कि इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी को कमजोर करने और जुडिशरी की गरिमा को कम करने की एक सोची समझी चाल है, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि जो 32 किताबें बिकी थी उनको वापस ले लिया है। वहीं इस मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी आपत्ति जताई है। नाबालिग बच्चों के सामने ये परोसना या देश के सामने ये परोसना बड़ा ही अनुचित है और इसका कहीं से कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। सुनवाई में सीजीआई ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक इसकी सुनवाई जारी रहेगी। वहीं इस मामले में सरकार की तरफ से भी सफाई आई है। जो भी हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उसके लिए व्यक्तिगत तौर से और सरकार की ओर से खेद प्रकट करता हूँ। कोर्ट ने एजुकेशन मिनिस्टर के अधिकारियों और डायरेक्टर को नोटिस जारी कर दिया गया है। एआई समिट में हुए विरोध प्रदर्शन का मामला अब पुलिस वर्सेस पुलिस की जंग में तब्दील हो गया है। प्रदर्शन में शामिल 3 आरोपियों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस हिमाचल प्रदेश पहुंची। वो हिमाचल प्रदेश जहां कांग्रेस का शासन है, जहां दोनों आमने सामने आ गए क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला यूथ कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा यहां देखने को मिला। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शिमला से यूथ कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को एआई समिट के दौरान शर्टलेस प्रदर्शन करने का आरोप में हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर राजधानी लौट रही थी, तभी शोघी बैरियर पर हिमाचल पुलिस ने टीम को रोक लिया। इसके बाद दोनों राज्यों की पुलिस के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। पूरे सुबह से मैं दिखा रहा हूँ आपको आईडी। क्या नाम है आपका? सर 1 मिनट, नाम बताओ। नाम बताओ आप। नाम बताओ सर। मैं सुबह से अरे आप नाम आईडी दिखाओ। यहीं पे फाइल लेके आइए। सर मेरी फाइल देखिए ना आप। सर मुझे मुलजिम कोर्ट में पेश करने से रोक रहे हैं। पुलिस वर्सेस पुलिस का यह हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 18 घंटे चला। मामला इतना बढ़ गया कि हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। शिमला पुलिस ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने जिस रिजॉर्ट में तीनों आरोपी रुके हुए थे वहां के सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर बिना किसी मेमो के जब्त कर लिए। कोर्ट के दखल के बाद विवाद किसी तरह सुलझाया गया, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या ये सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का विवाद है या फिर इसके पीछे सियासी टकराव भी है। और इस समय की बड़ी खबर बता दें, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सरकार का कड़ा संदेश। रेवेन्यू शेयरिंग पर केंद्र सरकार सख्त हुई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को नसीहत। Platforms must also share revenue in a fair way with the people who are creating the content, whether it is news persons, the conventional media, the creators sitting in far-flung areas, large influencers, small influencers, the professors and researchers who are disseminating their work using the platforms. Everywhere the concern, the principle now has to be set right, and there has to be a fair share of revenue with the people who are creating the content. पंजाब के पठानकोट में भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड ने अपनी ऑपरेशनल ताकत और अत्याधुनिक सैन्य तैयारियों का
भव्य प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शनी ने पाकिस्तानी हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ा दी है। उन्हें एक बार फिर 12 महीने पहले वाला डर सताने लगा है। और सिर्फ प्रदर्शनी भर से ही पठानकोट से 290 किलोमीटर दूर रावलपिंडी में आसिम मुनीर को खौफ का एहसास दोबारा हो चला है। शुरुआत S-400 से हुई, जिसे प्रदर्शन में किसी ताज की तरह रखा गया था और उसके बाद बारी आकाश मिसाइल की थी। ये है वो आकाश मिसाइल्स जो लगातार भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी यहाँ पर इस्तेमाल की। ब्रह्मोस के झलक भर से ही वहाँ दर्शन में जबरदस्त उत्साह दिखा। पिनाका ने लाइमलाइट लूट लिया। देखिए पिनाका मिसाइल्स, ये तस्वीरें आपने जरूर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखी होंगी कि किस तरह से धड़ाधड़ फायरिंग जो है वो पाकिस्तान के बेड़े में यहाँ पर की गई। अंदर घुसकर हमने किस तरह से उन्हें बर्बाद किया। ये ग्राड BM जो है वो आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये है हमारा स्मर्च, ये दिखाता है हमारी भारत की ताकत। भारतीय सेना के इस प्रदर्शन भर से ही अपनी बिल में दुबका मुनीर सदमे में चला गया होगा। पठानकोट में हो रहे इस प्रदर्शन के दौरान आपने सिर्फ हथियार देखे, अब यहाँ भैरव बटालियन की जाबाजी भी देखी है, जिसने हवा और जमीन पर संतुलन बनाते हुए आतंकवादियों को धूल चटा दी। यहाँ हिंद के जवानों ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, जो एकदम फिल्म है, मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। हवा में 100 फीट ऊपर लटके हाथों में हथियार के साथ मौत को मात देते हिंद की सेना। अत्याधुनिक वेपन्स पूरी तरह से ट्रेड, जंगल वॉरफेयर हो या किसी भी तरह की यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से नापाक साजिश हो, उसे लगातार यहाँ पर नाकाम किया जाए। वहीं फील्ड में जवानों की पोजीशन लेते ही चॉपर से जवान उतरने लगे। अब देखिए ये उतरना शुरू हो चुके हैं, एक एक करके हमारे जवान जो है वो उतर रहे हैं और अपनी जो पोजीशंस है वो लगातार रहे हैं। ये दिखाता है कि अब मकसद जो है वो एक ही है, एक ही टारगेट लेकर ये चलते हैं। और फिर डॉग की मदद से आतंकियों को पकड़ा गया। केवल जमीन पर नहीं, आसमान में भी नजर रखी गई। भारत की हाल ही में शामिल हुई बड़ी ताकत जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन्स, ये अश्नी प्लाटून और ये भैरव बटालियन जो लगातार भारतीय सेना के बेड़े में एक बड़ी ताकत जो है हाल ही में शामिल हुई है। आकाश से लेकर जमीन तक दुश्मनों को सबक सिखाने का ये नए भारत का नया तरीका है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है। यूएन में कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान को भारत की डिप्लोमेट अनुपमा सिंह ने ऐसा बयान दिया कि कंगालिस्तान की इस बेइज्जती की गवाह पूरी दुनिया बनी। UNHRC के मंच पर डिप्लोमेटिक अनुपमा सिंह ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान लाला लैंड यानी ख्याली दुनिया में जी रहा है। उन्होंने न केवल पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त किया, साथ ही पाकिस्तान की कंगाली और जम्मू कश्मीर की खुशहाली के बीच अंतर भी दुनिया को समझाया। The world's highest bridge inaugurated in Jammu and Kashmir last year is fake, then Pakistan must be hallucinating or living in the La La land. Or maybe Pakistan finds it unbelievable that the developmental budget of Jammu and Kashmir is more than double the recent bailout package they sought from the IMF. UN में अनुपमा सिंह ने हवाई नहीं फैक्चुअल बात की, क्योंकि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू कश्मीर का बजट करीब 1.18 लाख करोड़ था, जबकि पाकिस्तान को IMF से 37 महीनों के लिए लगभग 58,000 करोड़ का बेलआउट पैकेज मिला। अब बात नक्सलियों के खिलाफ अभियान की करेंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद सफाई की डेडलाइन को लेकर सरकार और सुरक्षा बल सक्रिय है और इस अभियान के तहत सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिससे उनका जोश हाई है। जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में डंप किए गए हथियार और नक्सली सामान बरामद किए गए हैं, जिसमें 35 किलो सुतली बम, 18 किलो इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक, 1 इम्प्रोवाइज्ड रॉकेट लॉन्चर, 13 रॉकेट लॉन्चर सेल, 1 बड़ा और 1 छोटा BGL लॉन्चर, 2 इम्प्रोवाइज्ड हैंड ग्रेनेड मिला है। नक्सलियों के खिलाफ इस अभियान में ITBP की 53वीं बटालियन, जिला पुलिस और श्वान दस्ता शामिल है। जंगल में नक्सलियों के खिलाफ अभियान इतना आसान नहीं होता है, लेकिन सबके प्रयास ये बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चल रहा है। जिस तरीके से सुरक्षा कर्मियों को सफलता मिल रही है, उसको देखते हुए लग रहा है कि 31 मार्च की डेडलाइन से पहले यहां नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। यौन शोषण और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज होने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। 2022 में अविमुक्तेश्वरानंद के वाराणसी मठ में 2 महीने रह चुकी लेखिका भूमिका द्विवेदी ने अब कई सनसनीखेज दावे किए हैं। और उन्होंने मठ के अंदर लग्जरी माहौल, स्विमिंग पूल, गुप्त और रहस्यमयी कमरे होने का दावा किया है, जिसका कंट्रोल स्वामी जी की सखी के पास है और वहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं है। हाँ, वो बिल्कुल आश्रम की तरह नहीं है। मैं तो ये सोची गई थी कि गार्डन होगा, गायें बंधी होंगी, एक आश्रम की जो छवि दिमाग में मेरे थी, ऐसा नहीं है।
लेखिका भूमिका द्विवेदी ने बताया कि वो साल 2022 में वाराणसी के विद्या मठ में करीब 2 महीने रुकी थी। उनका उद्देश्य काशी और प्रयाग पर शोध करके लिखना था। हालांकि इस दौरान वो कभी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मिली नहीं। अब इनके आरोप के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की शिष्या श्री अम्बा ने सफाई दी है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानी है। तो आश्रम के कन में के वाकिफ है, हमें ऐसा यहाँ कुछ नजर नहीं आता। भूमिका के दावों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही सामने आ सकेगा, लेकिन उनके दावों ने मठ के अंदर की कथित गोपनीय गतिविधियों और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेखिका भूमिका द्विवेदी के आरोप और मठ की ओर से आई सफाई के बाद भी अभी मामला शांत होता नहीं दिख रहा। भूमिका का कहना है कि सफाई देने वाली सखी कोई और नहीं है, बल्कि वो स्वामी जी के करीब रहने वाली सखी कोई और नहीं। हालांकि विवाद बढ़ा तो शंकराचार्य भी सामने आए और कहा कि अभी आरोप लगाने वालों को मौका मिला है, जो आरोप लगाने हैं वो लगाएं। इस समय मौका है, तो जिसके मन में जो खुन्नस है अपने अपने वक्तव्य के माध्यम से वो निकाल ले रहा है। वाराणसी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मठ में रही भूमिका द्विवेदी का दावा है कि मठ का पूरा नियंत्रण सखी के पास है। मठ के भीतर कुछ ऐसे हिस्से और कमरे ऐसे हैं जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है। इन्हें दीदी लोगों का क्षेत्र कहा जाता है। वहां लिफ्ट से जाने का रास्ता है और आम लोगों की एंट्री पूरी तरह बैन है। जिस सखी को भूमिका ने देखा वो स्वामी जी की काफी करीब है। और वो जो उनकी सखी हैं, वो जो मालकिन है आश्रम की, अभी बताया जा रहा है कि वो किसी और को बता रहे हैं। वो नहीं है, जो इनकी सखी है वो दूसरी है। मेरे पास उनकी तस्वीरें भी हैं। वो बहुत क्लोज होकर बैठती हैं, कान में उनसे बातें करती हैं। ये आरोप है, सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगा। अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर बता दें। अग्रिम जमानत याचिका पर कल सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी ये सुनवाई। अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर ये सुनवाई होनी है। उनके शिष्य मुकुंदानंद ने भी अग्रिम जमानत मांगी है। तो अग्रिम जमानत पर अब ये याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल होगी। होली के त्योहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश के शहर शहर पुलिस एकदम अलर्ट मोड में है। फ्लैग मार्च निकालकर सुरक्षा बंदोबस्त को चाक चौबंद किया जा रहा है। खास तौर पर संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने गश्त भी बढ़ा दी है। और फिर भी अगर कोई उपद्रवी त्योहार के इस रंग में भंग डालने की जरूरत करेगा तो उसकी ऐसी डेंटिंग की जाएगी कि उसके साथ पुश्तें याद रखेंगे, क्योंकि योगी का मैसेज एकदम क्लियर है। त्योहारों पर अराजकता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। इसी के तहत संभल में संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। लखनऊ में भी माहौल ना बिगड़े उसके लिए पुलिस एकदम मुस्तैद है। कौशाम्बी और सुल्तानपुर में भी होली को लेकर पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। होली और रमजान के मौके पर सांप्रदायिक तनाव ना हो उसके लिए पुलिस पीस कमेटी के साथ बैठक भी करेगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से हथियारों की खेप भी बरामद हुई है। साथ ही हथियार बनाने की मशीनें भी यहां से मिली हैं। ये वो हथियार की खेप है जो पुलिस के शिकंजे में आए इन 2 आरोपियों के पास से मिली है, जो रिश्ते में पिता और बेटे हैं। बरामद हथियारों में ज्यादातर पिस्टल है जो अभी पूरी तरह बनी भी नहीं थी। इन्हें पूरा तैयार करने से पहले ही पुलिस ने इनके अवैध तमंचे के खेल को खलास कर दिया। वहीं हथियारों की बरामदगी के बाद पुलिस को इनके ठिकानों से हथियार बनाने वाली मशीन और औजार भी बरामद हुए हैं। घर से हमें करीब 8 अधबने पिस्टल मिले हैं, जो ये बनाने के औजार होते हैं, पिस्टल बनाने के औजार, इसमें कुछ अधबने पार्ट्स, पुर्जे, ड्रिल मशीन, सभी चीजें बरामद की गई। ये दोनों पिता और बेटे न केवल मेरठ बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी अवैध हथियारों की खेप भेजते थे। इनके पास से बरामद की गई 1.5 लाख की रकम इसी काले कारोबार का हिस्सा बताई जा रही है। होली के दौरान अक्सर आपराधिक किस्म के लोग जो है वो माहौल को खराब कर देते हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में होली के रंग में किसी तरह का भंग ना पड़े उसके लिए एसपी ने आदतन अपराधियों को बुलाकर अच्छे से उनको समझाया और ढंग से ये भी बताया कि माहौल बिगाड़ने का क्या अंजाम होगा। एसपी साहब ने आदतन अपराधियों की परेड निकालकर कुछ अंदाज में समझाया। मजे के लिए अपराध करते, जो मजे के लिए अपराध करेगा उसके लिए समझ जाना मैं काल बन के आया हूँ। एकदम क्लियर कट मैसेज, कोई कंफ्यूजन नहीं। कितने लोग हैं जो सुना आपने, एसपी साहब ने क्लियर कट बता दिया कि अपराध किया तो वो काल बनकर सजा देंगे, वो भी ऑन द स्पॉट। आपको मैसेज देने के लिए बुलाया हूँ। अगली बार अगर जितने लोग खड़े हो इसमें से कोई आ गया दोबारा, अब जो भी अपराध करे मैं पुराना रिकॉर्ड निकालूंगा। हालांकि एसपी साहब इतने कठोर दिल नहीं है, इन अपराधियों को भी प्रायश्चित करने का मौका दिया। कोई भी अपराध करता है आप गोपनीय तौर पे मुझे सूचना दो,
साहब यहाँ पे फलाना अपराध हो रहा है, करोगे मदद तुम लोग पुलिस की, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम लोग पुलिस की। अब देखना होगा कि कभी गरम तो कभी नरम तेवर दिखाने वाले रायगढ़ के एसपी साहब की दवा कितनी कारगर साबित होगी। जैसे जैसे होली का त्योहार करीब आ रहा है, ब्रिज में होली की खुमारी भी बढ़ती जा रही है। ब्रिज की धरती पर होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था, प्रेम और परंपरा का उत्सव है और इसकी सबसे अनोखी झलक देखने को मिली नंदगांव। जहां लाल, पीले, नीले और गुलाबी रंगों की बौछार के बीच पूरा गांव राधा कृष्ण की भक्ति में डूब गया, नंदगांव में होली खेलने के लिए कुछ विदेशी पर्यटक भी पहुंचे। ढोल नगाड़ों की धुन पर श्रद्धालु झूमते रहे और जयकारे गूंजते रहे। ड्रोन से आई ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत है। ये परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। पहले नंदगांव के हुरियारे बरसाना जाकर होली खेलते हैं और अगले दिन बरसाना से हुरियारे नंदगांव आकर इस परंपरा को निभाते हैं। कहा जाता है कि करीब 5000 साल पुरानी ये परंपरा आज भी उसी उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। ब्रज में होली का ये रंग सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और संस्कृति का प्रतीक है, जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। मुंबई के मालाड से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने सड़क किनारे बिकने वाले फलों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ 2 फल विक्रेता अपने फलों पर खतरनाक जहर लगाते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक फल विक्रेता केले पर क्रीम जैसे दिखने वाले केमिकल को लगा रहा है। देखिए, इसके हाथ में डेटॉल नाम की चूहे मारने की दवा है। जब पकड़ा गया तो इसने केले खराब बता दिए। खराब केले में। इस घटना का किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आते ही पुलिस ने स्टॉल को सील कर दिया। तलाशी के दौरान डेटॉल की ट्यूब भी बरामद हुई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। लेकिन ये घटना हमें याद दिलाती है कि सड़क किनारे बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक बंदर की वजह से गांव के कई घरों में रखा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जल गया और इसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। वहीं इस हादसे के बाद घर में रखा सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान जल गया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। कहीं फ्रिज तो कहीं कूलर से धुआं निकला। इतना ही नहीं, इस दौरान एक महिला को भी करंट का झटका मिला। वहीं इस बीच चार्ज हो रही ई रिक्शा को भी बैटरी जल गई। दरअसल ये हादसा बंदर की वजह से हुआ। दोपहर में हाई वोल्टेज तार पर बंदर के कूदने की वजह से घर तक पहुंचने वाले तार भी हाई वोल्टेज करंट तोड़ गया, जिस वजह से घर में रखा सारा सामान जल गया। वहीं इस दौरान कई घरों के बल्ब भी फट गए। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तारों को दुरुस्त किया। वहीं गांव वाले अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए खास तरीके के उपाय करने की अपील की है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के एटा से, जहां लग्जरी कार से बकरा चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि होली में मटन की डिमांड बढ़ जाती है और इसीलिए चोर भी अब एक्टिव नजर आ रहे हैं। और इस बार बकरा चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। देखिए, रात के 2 बजे कार से बकरा चोर आते हैं, गोदाम के पास गाड़ी रोकते हैं और एक एक कर 13 बकरों को कार में भरते हैं। इसके बाद बड़े आराम से फरार हो जाते हैं। ईद और होली को देखते हुए पीड़ित ने 25 बकरे पाले थे, लेकिन अब सिर्फ 12 बचे हैं। 13 की चोरी हो गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बकरा चोरों की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि जब लोग रात में सो गए थे तब चोर लग्जरी कार से आए, गोदाम का ताला तोड़ा और एक एक कर बकरों को कार में भरा। इसके बाद फरार हो गए। होली और ईद से पहले बकरे की चोरी ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। अब देखने वाली बात है कि क्या पुलिस बकरा चोरों को पकड़ती है। उत्तर प्रदेश के बागपत में वेल्डिंग की एक छोटी सी चिंगारी से बड़ा हादसा होते होते टल गया। दुकान के बाहर खड़ी एक बाइक अचानक आग की लपटों में घिर गई और देखते ही देखते खाक हो गई। देखिए कैसे कुछ ही सेकंड में बाइक आग के गोले में बदल गई। एक छोटा सा धमाका हुआ और आग और तेज भड़कने लगी। अचानक लगी आग से मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आग भड़कता देख स्थानीय लोगों ने पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि इस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हमारी सलाह है कि वेल्डिंग जैसे काम के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। जम्मू कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक आग ने ऐसा तांडव मचाया कि लोगों में दहशत फैल गई। दोनों जगह बाजार में ही अग्निकांड हुआ, जिसमें व्यापारियों का भी बड़ा नुकसान हुआ। दोनों तस्वीरें भीषण अग्निकांड की हैं, जिसने बाजारों को अपनी चपेट में ले लिया और खूब तबाही मचाई। पहली तस्वीर बांदीपोरा की है, जहां मेन मार्केट में ही अचानक आग भड़क उठी। लकड़ी की पुरानी दुकानों और इनमें रखे ज्वलनशील सामान की वजह से आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया। धुएं का काला गुबार आसमान में छा गया और लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
वहीं हैदराबाद के जुबली हिल्स में मंगला गौरी शॉपिंग मॉल में भी भीषण आग लग गई। शोरूम में कपड़ों के कारण आग तेजी से पूरी बिल्डिंग में फैल गई। मौके पर पहुंचे 3 फायर टेंडरों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।